कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन का आंसर देके खुश हो जाते हैं, हमें उतना नहीं करना है, उसके बियॉन्ड जाके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहले हुआ करती थी। कि अल्टीमेटली प्रीलिम्स में क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन होंगे, वो ऑप्शन आप अगर एक बार देखे रहे होंगे तो वो रिकॉल हो जाता है। थोड़ा प्रेजेंटेशन में भी इंप्रूवमेंट करने पड़ते हैं, कभी सन डायग्राम बना लेना है साइड से। मेरा नाम विमल कुमार है। मैंने इस वर्ष सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 107 रैंक हासिल की है और ये मेरा 5वां प्रयास था। और लास्ट ईयर मैं सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में अपीयर हुआ था और मेरा 12 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस वीडियो के जरिए मैं अपना सिविल सर्विसेज का जो भी स्ट्रेटेजी है वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज का होता है। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। ये एक ऐसा बैरियर होता है जिसे क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर जब क्रॉस हो जाता है तो हमें रिवॉर्ड उतना नहीं देता, क्योंकि प्रीलिम्स क्रॉस करना डज नॉट मीन कि एग्जाम क्लियर हो गया। तो प्रीलिम्स एक बैरियर है, उसको समहाउ हमें हैंडल करना पड़ता है और उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले स्टैटिक्स होता है और दूसरा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में बेसिकली करंट अफेयर्स में बोल रहा हूँ, और स्टैटिक जो है वैसी चीज़ें हैं जो हम बेसिक बुक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। मैं जो 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता था वो पॉलिटी और इकोनॉमी था, और इनके क्वेश्चन जो है स्लाइटली स्टैटिक साइड ज़्यादा होते थे। तो मैं इंश्योर करता था कि पॉलिटी और इकोनॉमी में मिनिमम गलतियाँ हों। तो सबसे पहले पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी और उसको कई बार मैंने पढ़ी, और पढ़ना भी ऐसे है, वही चैप्टर पढ़ने हैं जो ज़्यादा रेलेवेंट है। लास्ट के, मुझे याद है लास्ट की बुक्स में ढेर सारे चैप्टर हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के, रेगुलेटरी बॉडीज़ के, वो सारे चैप्टर इग्नोर करने हैं। हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन पूरा पढ़ना है, फिर वर्किंग ऑफ जो गवर्नमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर जो स्टेट का सिमिलर चीज़ें हैं उसको उसके सेंट्रल वाले के पैरेलल ही रख के समझना है, और इंश्योर करना है कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उनको अच्छे से समझना है। पहले बिना समझे कोई चीज़ रटनी नहीं है। जब तक समझना है पॉलिटी, उसको रटना नहीं है, क्योंकि हमें वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, और अगर हम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वो रटी हुई चीजें काम की नहीं होती। और सेकंड चीज, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से करने के बाद आप पीवाईक्यूज में जाइए। सारे पीवाईक्यूज जितने भी अवेलेबल है आपके पास, चाहे वो 1990 से हो, उनको सारे पीवाईक्यूज कर डालिए। इससे क्या होता है कि हमारी एक प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी। थियरी जो समझ नहीं पाए थे उसकी क्लैरिटी जो है पीवाईक्यूज के थ्रू ज्यादा होगी। सेकेंड चीज, ऐसे ही हम इकोनॉमी पे आते हैं। इकोनॉमी में मैंने एक विवेक सिंह सर का बुक यूज किया था, जिसके जो शुरुआत के 4 चैप्टर्स है वो बहुत क्रूशियल है, वो क्लैरिटी वाइज काफी यूजफुल होती है। मैंने उनको यूज किया और फिर मैं पीवाईक्यूज पे डायरेक्टली आया, और इकोनॉमी के जितने भी पीवाईक्यूज थे 1990 से, सिर्फ जो उस सालों के करंट अफेयर्स के रहे होंगे जो आज रेलेवेंट नहीं है उनको छोड़ के, जो भी कंसेप्चुअल पीवाईक्यूज थे मैंने उनको सारे स्टडीज किए। और जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करने की बात करता हूँ तो मैं मानता हूँ यहाँ सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं निकालना है, यहाँ हमें कीवर्ड जितने भी मिल जाए, चाहे वो इकोनॉमी क्वेश्चन में मनी सप्लाई का हो, चाहे वो एक्सचेंज रेट हो, बीओपी हो, जितने भी कीवर्ड मिलते हैं हमें उन शब्दों की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। चाहे वो कीवर्ड डिफरेंट ऑप्शन में हो, हमें उन कीवर्ड्स को अच्छे से स्टडी करना है। उसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी में वो कीवर्ड डाल सकते हैं और उसको ऐसा कमांड दे सकते हैं कि बहुत इजीली वो समझा सके। तो मैंने कई बार इसको यूज किया है, खास तौर पे अदर देन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जब हम एक्सप्लेन करने की बात आती है तो चैट जीपीटी काफी यूजफुल होती है। साथ ही साथ जब इकोनॉमी से हम बढ़ते हैं तो आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री में क्वेश्चन काफी टफ आते हैं, तो हमें उन क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, लिमिटेड चीजें जो हम डायरेक्टली बना पाए एग्जाम में। वो मुझे लगता है क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। जब आप एक बार क्रोनोलॉजी हिस्ट्री का समझ जाओगे तो चीजें काफी थोड़ा सा ईजी हो जाती है कि समझ में आता है कि हिस्ट्री में चल क्या रहा है। तो हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से समझ के ही करना है। बहुत ज्यादा इरेलेवेंट जो मल्टीपल चीजें होती है, बहुत सारी, एक ही डायनेस्टी में बुक्स हो गई, एक ही डायनेस्टी में ये हो गया, बुक्स हो गई, टेम्पल हो गया, ढेर सारे होते हैं। छोटी छोटी चीजें मत रटिए, क्योंकि उनको रटने का पॉइंट ये नहीं, मतलब रटने के बाद वो एग्जाम में आते नहीं। मान लो रट लिया है किसी इंसान ने, तो वो दिमाग को ऑलरेडी बर्डन कर चुका है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हिस्ट्री में आएंगे उनको भी ठीक ढंग से सोच नहीं पाएगा। तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु का एक एनसीईआरटी बुक आता है, उसको यूज किया था। उसे अच्छे से समझिए और कोशिश करिए कि जब हिस्ट्री पढ़िए तो समहाउ यूट्यूब में कुछ 1-2 वीडियो देख लीजिए। थर्ड चीज, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहले हुआ करती थी। हालांकि मॉडर्न के क्वेश्चन अभी जो देखे जाते हैं एग्जाम में वो कम है, संख्या 3 से 4, 5 हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से स्पेक्ट्रम को हमें तेजी से पढ़ना है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। और अब हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी आती है। तो ज्योग्राफी में जो
कंसेप्चुअल चीज़ है वो एनसीईआरटी से ही क्लियर करनी है। एनसीईआरटी और हमें यूट्यूब का अच्छे से यूज़ करना है। जो भी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं अगर समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे जाना है, वहाँ कीवर्ड डाल के सर्च करना है और समझना है, और उन पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते रहना है। पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एनालाइज करके और समझना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन का आंसर देके खुश हो जाते हैं, हमें उतना नहीं करना है, उसके बियॉन्ड जाके हमें एक जो लर्निंग एटीट्यूड है वो डेवलप करना है। हम जब प्रीलिम्स करते हैं तो हमें एक फील आना चाहिए कि मजा आ रहा है उस टाइप का। जब प्रीलिम्स में नई नई इन्फॉर्मेशन सीखते हो तो उन्हें अप्रिशिएट करना है। जब चाहे एग्जाम्पल के लिए मान लो मार्च में बारिश हो रहा था, अगर जो इंसान अप्रिशिएट करता होगा तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आना ही चाहिए था कि अभी मार्च में क्यों बारिश आ रहा था, क्या इसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था या कुछ और था। तो इस तरह की जो जेन्युइन चीजें हैं वो दिमाग में आना चाहिए। और जो भी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट है उन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आप स्टार्ट कर दोगे जो एप्रिसिएशन का लेवल है और बढ़ेगा और जो क्लैरिटी है सब्जेक्ट की और बढ़ती जाएगी। अब ज्योग्राफी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। इनमें मैं यही कहूंगा कि जो करंट अफेयर्स होती हैं, मैंने जैसे जब भी गूगल में सर्च करता था तो जैसे कि मैं साइंस एंड टेक में कुछ भी सर्च किया, मान लो वैक्सीन के बारे में सर्च किया तो वैक्सीन के आगे यूपीएससी लिखता था, तो जो गूगल में साइट आती थी दृष्टि आईएएस का दिख जाता था, तो दृष्टि आईएएस को मैं ओपन कर लेता था, उसमें ढेर सारा कंटेंट होता था, उसको पढ़ लेता था। क्योंकि जो कोचिंग काफी रेलेवेंट होती है उन्हीं का ओपन करना होता है। बाकी कई कोचिंग या कई वेबसाइट में कभी कभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत होता है, तो कई बार मैंने इन वेबसाइट का भी यूज किया है। और उसके बाद आता है करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए। उसके लिए हम मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स का मैगजीन्स फ्रीली अवेलेबल है, चाहे वो दृष्टि का हो चाहे और किसी कोचिंग का हो, तो हमें उसको यूज करना है। बेसिकली दृष्टि जो है हिंदी के लिए है, जैसे कोई बड़ी कोचिंग इंग्लिश मीडियम की भी ढेर सारी है, विजन आईएएस का मैगजीन हुआ करता था, वो भी यूज कर सकते हैं। और उन मैगजीन से हमें वही चीजें उठानी है जो बहुत रेलेवेंट है, जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं प्रीलिम्स में वही क्रूशियल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ 10 सालों से एक ही न्यूज बार बार रिपीट हो रही हो और मैगजीन ने वही कवर कर दी, आप उसी को रट लिए पूरा, ऐसा नहीं करना है। हमें जो न्यूअर डेवलपमेंट है वही पकड़ने हैं, उन्हीं को समझना है। यहाँ करंट में रटने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। रटने की चीजें अथाह हैं, जितना भी रटोगे वो दिमाग में जाएगा, माइंड फ्रस्ट्रेटेड होगा, अल्टीमेटली एग्जाम के दिन सोच भी नहीं पाओगे कि एग्जाम में आया क्या। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी बच्चों को रटाना चाह रही है, वो सिर्फ समझ डेवलप करना चाहती है। ये मिसकंसेप्शन है कि यूपीएससी में रटना ही पड़ता है। मुझे लगता है रटने से ज्यादा समझ को डेवलप करना इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आता है कि करंट अफेयर्स पार्ट। करंट अफेयर्स में कोई भी कोचिंग का मैगजीन उठा लीजिए और उस मैगजीन में वही चीज पढ़िए जो न्यू डेवलपमेंट है, चाहे वो पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इकोनॉमी से हो, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट का एक करंट अफेयर्स होता है। उसको अप्रिशिएट करिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा रटने पे मत जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम्स में क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन होंगे, वो ऑप्शन आप अगर एक बार देखे रहे होंगे तो वो रिकॉल हो जाता है। तो यहाँ से हमारी प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी खत्म होता है। मुझे याद है जब मैं पहला मेंस दिया था तो उस टाइम 362 थे, तो ये सफर रहा है 100 मार्क्स बढ़ाने का, वो बहुत क्रूशियल है। मेंस में बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस दिया हुआ है, प्रीलिम्स में सिलेबस आज सच नहीं था। सिलेबस जो प्रीलिम्स में था बहुत नैरो था, तो उसको समझ में नहीं आता है कि पूछना क्या चाहते हैं, बट मेंस का बेस्ट पार्ट है सिलेबस है। तो जो एक एक कीवर्ड आप देख रहे हैं सिलेबस में, चाहे वो GS1 हो, GS2 हो, GS3, GS4, उसको सही से समझ के शॉर्ट नोट होने चाहिए। और ये शॉर्ट नोट कब बनेंगे? अच्छे से स्टडी करके, समझ के, 2-3 बार रिवाइज करके जब आप पहुंचेंगे तो पीवाईक्यूज और सिलेबस का कीवर्ड मिला के जो नोट्स बनेगा, उसी शॉर्ट नोट की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स डिस्क्रिप्टिव वाले अवेलेबल हैं, जैसे कि एक ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स हैं, 2019 बैच के, वो आईएएस है और उन्होंने काफी डिटेल में नोट बनाए हैं, उनको रेफर करिए और सिलेबस का एक एक कीवर्ड देखिए, पीवाईक्यूज देखिए, उस कीवर्ड पे कितने पीवाईक्यूज आए हैं, फिर एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज के लिख लीजिए। उससे जो रेलेवेंट कंटेंट है एक ही जगह पर लिखने का ट्राई कीजिए और उसी में वैल्यू ऐड करते रहिए, जिससे क्या हो कि एक आपका एक कंटेंट रेडी हो जाए कि उस टाइप के कितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसी कंटेंट से एड्रेस करना है। तो मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि आप हमेशा लिमिटेड चीजें मेंस में रखिए, उन लिमिटेड चीजों को कितनी जगह आप यूज कर सकते हैं उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो कि एक एग्जाम्पल सीखा जो कि सोसाइटी का है, बेसिकली कुछ वुमेन एम्पावर्ड से रिलेटेड कुडुम्श्री है। तो कुडुम्श्री को आप GS1 में सोसाइटी में भी डाल सकते हैं, GS2 में भी डाल सकते हैं, सोशल जस्टिस में डाल सकते हैं, GS3 में इकोनॉमी वाले पॉइंट में भी डाल सकते हैं और GS4 में भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुडुम्श्री एक एथिकल वैल्यूज भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही कंटेंट जो इंटरसेक्शनैलिटी है, चारों सब्जेक्ट का जुड़ाव है, इन पे फोकस करिए और इंश्योर करिए कि जो कंटेंट है हम
GS1 से लेके 4 तक डाल सके। और GS1, 2, 3, 4 का जो हमने पढ़ा था वही आगे यूज होने वाला है। बस यहाँ पर थोड़ा सिलेबस का ध्यान रखना है और थोड़ा सा किसी टॉपर्स के आप नोट्स रेफर कर सकते हैं, जिससे थोड़ा आंसर राइटिंग का स्किल डेवलप होने लगे। जब कंटेंट डेवलप हो तो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए जाना है। मेंस में एक क्वेश्चन है, उसके 2-3 पार्ट होंगे, उन पार्ट को ध्यान से समझना है कि इसके कितने पार्ट हैं। क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना है पार्ट्स में और हर पार्ट्स को एड्रेस करना है। और इससे क्या होगा कि क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, कोई पार्ट छूटा भी नहीं है। और डिमांड को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार देखा जाता है क्वेश्चन अलग है, आंसर कुछ और है, कुछ और लिख रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। डिमांड को स्टिक करना है। थोड़ा प्रेजेंटेशन में भी इंप्रूवमेंट करने पड़ते हैं। कभी सन डायग्राम बना लेना है साइड से। और जो बॉडी का मेन पार्ट होता है, मैं हमेशा उसको पॉइंट वाइज देखने का सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जामिनर उसे पढ़ना चाहता है। और उसके बाद यही जो आंसर राइटिंग का स्किल है, हमें ढेर सारे टेस्ट के थ्रू सीखना पड़ेगा। प्री और मेंस के बीच में हमें ट्राई करना चाहिए कि ढेर सारे हम टेस्ट लगा सके। टेस्ट से क्या होता है, मेंस का लिखने का स्किल डेवलप होता है और उसी स्किल इवेंचुअली वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में दिखती भी है। वो GS1 से 4 जो बेसिक बुक्स हैं, मैंने बोला है कि टॉपर के नोट्स ऋषिकेश रेड्डी सर के हैं, उनको रेफर कीजिए, वो काफी डिटेल में है। फिर PYQs के जितने भी क्वेश्चन आज तक के आए हैं मेंस में, चाहे वो GS1, GS2, GS3, GS4, वो सारे अच्छे से नोट बना लीजिए। उसका बड़ा यूज होता है, क्योंकि मेंस में रिकॉल करना पड़ता है। अगर एक बार वो आपने कहीं चीज लिख ली एक पेज पे, उसे दोबारा रिवाइज करेंगे तो रिकॉल करना बड़ा ईजी होता है। और हमें हमेशा चाहिए कि 4-5 पॉइंट हमारे हर टॉपिक पे रेडी हो। तो जैसे कि मैंने किया था कि हर एक टॉपिक के कुछ एक 1 पेजर नोट्स बना लिए थे, तो उस टाइप के नोट्स रेडी करने पड़ेंगे मेंस के लिए। और ये नोट्स जो है इवेंचुअली एक दिन में नहीं बनेंगे। पहले 2-3 बार आप सब्जेक्ट पढ़िए। किसी टॉपर का नोट जो मैं बता रहा हूँ कि ऋषिकेश रेड्डी सर, उनके नोट्स रेफर कर लीजिए। उनके नोट्स रेफर करके 2-3 बार समझने का ट्राई कीजिए। उसके बाद PYQs और सिलेबस के कीवर्ड को मिला के अपना कुछ नोट्स कंटेंट तैयार कीजिए। इसमें मैं बोलूंगा जो टेस्ट सीरीज है, कोई भी 2-3 कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लीजिए एक ही सब्जेक्ट का, और उसका जो कंटेंट है अपने नोट्स में लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत रिफाइंड होती है, अगर उनका कंटेंट हमारे आंसर में आ जाता है तो बड़ा यूजफुल होता है। और तीसरी चीज मैं चाहता हूँ कि टॉपर कॉपीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। टॉपर कॉपीज लीजिए, टॉपर कैसे आंसर राइटिंग कर रहे हैं उस तरह अपने आंसर बनाना है और उनके आंसर देख के अपने आंसर चेक करने हैं। देखना है कि वो कैसे लिख रहे हैं, वो इतने पॉइंट लिख रहे हैं और हम कितना लिख रहे हैं। जब आप कंपेयर करोगे तब रियलाइज करोगे कि हमारे आंसर्स में गैप है, और अगर वही गैप सारे फिल होते हैं तो मुझे लगता है कि GS में मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। और मैं ऑप्शनल, क्योंकि टेक्निकल था, ऑप्शनल में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। हालांकि मैं बोलूंगा कि जो ह्यूमैनिटीज के भी ऑप्शनल है उनमें भी मुझे लगता है PYQs का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैंने कई दोस्तों से बात की है, वो बोलते हैं PYQ ओरिएंटेड नोट्स अगर बन जाए हर सब्जेक्ट के और करंट अफेयर्स ऐड कर ली जाए तो सफिशिएंट होता है कि 240-250 के अराउंड मार्क्स स्कोर करना। और टेस्ट सीरीज अगर ऐड कर दी जाए तो ज्यादा भी मार्क्स आ सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये मेंस का स्ट्रेटजी कंप्लीट होता है। और मैं इंटरव्यू के लिए बोलूंगा कि खुद से थोड़ा मिरर प्रैक्टिस और दोस्तों के साथ बात करना, कुछ दोस्तों को ढूंढ लेना जिसके साथ आप डिस्कस कर सके। डेली डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इवेंचुअली कुछ मॉक्स कोचिंग में जाके देना। हालांकि मॉक्स इतना रिलेवेंट नहीं होते, बस यही होता है कि आप बैठने का ढंग, बात करने का ढंग, ये सारी चीजें सीख जाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना है। इंटरव्यू बहुत लाइट स्टेज होता है, उसमें ज्यादा लोड नहीं लेना होता है। एंजॉय करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। तीनों स्टेज जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। धन्यवाद।